बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर मुसन्निफ़ आज चैप्टर 4 में जो आपको मुश्किल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम टारगेट करते हैं कंसेप्चुअल सीरीज़ में, और चैप्टर 4 कंसेप्चुअल सीरीज़ के जो टफ़ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसमें सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 8। इसमें यह है, टू बॉडीज़ हैविंग सेम मोमेंटम देन व्हाट अबाउट देयर काइनेटिक एनर्जीज़। तो मोमेंटम सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर आप देख लें तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो क्वेश्चन है वो है p² डिवाइड बाय दिस द रिलेशन बिटवीन देम। तो अगर आप इस रिलेशन को देखें तो इसमें मोमेंटम बॉडीज़ का सेम है, लेकिन ये तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मास सेम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी सेम, और अगर मास डिफरेंट तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन मोमेंटम एंड मास। तो इसमें MCQs में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा मे आर मे नॉट बी सिमिलर। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इस तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ 10%, द एरर इन द एरिया ऑफ सर्कल इज़। तो अगर आप देख लें सरकमफ्रेंस हमारे पास बराबर है 2πr। अगर सरकमफ्रेंस 10% इंक्रीज़ हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि रेडियस 10% इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि 2π तो इसमें कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि रेडियस 10% इंक्रीज़ हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल में एरर कितना होगा। तो एरिया का फार्मूला आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू πr², ये आपको पता है। तो इसका मतलब है कि रेडियस 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस पर वो शॉर्टकट यूज़ करें। तो इसका शॉर्टकट ये है कि इसका शॉर्टकट ये है कि 2r प्लस 1²। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10% प्लस 1², ये 1 है। अच्छा, 1², तो यह आ जाएगा 21%। सो दिस इज़ द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम द हाइट h, द काइनेटिक एनर्जी एट h/4। अच्छा, नीचे गिर रहा है। तो याद रखिए इसमें एक बात कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट और हाइट एक ही बात है, लेकिन अगर कोई बॉडी नीचे जा रही है तो फिर हाइट और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात नहीं है, फिर दोनों टू डिफरेंट चीज़ें हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक हाइट है h, और ये बॉडी, ये हाइट है h/2 और ये हाइट है h/4। तो अगर कोई बॉडी गिर रही है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ 3h/4। तो याद रखें काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इसमें ये फ्री फॉल में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, और इधर पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दें तो यह आ जाएगा mgh। तो याद रखें ये जो हाइट है ये असल में हाइट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में जो हाइट है ये हाइट नहीं है, ये असल में डिस्प्लेसमेंट है। तो इधर से बॉडी जब हाइट से आ रहा है इधर से इधर तक, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3h/4। तो इधर पुट कर दें तो यह आ जाएगा 3h/4। तो यह आ जाएगा 3h/4 mgh। सो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ v when the mass of the body becomes 4 times and the original mass its original mass, then the new escape velocity is। तो अगर आप देख लें वो कह रहे हैं मास ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो आपको तो पता है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट, नॉट द मास ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ द मास ऑफ द प्लैनेट, बॉडी का मास नहीं है, मास ऑफ द प्लैनेट है। और इधर कह रहे हैं कि मास ऑफ द बॉडी इज़ 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ द बॉडी पर तो डिपेंड ही नहीं है, तो इसमें आएगा रिमेन द सेम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम कीपिंग द डेंसिटी इज कांस्टेंट। याद रखिए जब नेचर सेम होगा डेंसिटी सेम होगा। नेचर और डेंसिटी पे डिस्कशन अभी टाइम नहीं है तो मैं नहीं बता रहा ये, बस सिर्फ ये इतना याद रखें जब नेचर सेम होगा डेंसिटी सेम होगा। अच्छा, तो रेडियस इज़ 4 टाइम्स कीपिंग डेंसिटी इज कांस्टेंट, एस्केप वेलोसिटी इज। तो याद रखें एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू 8g रो पाई डिवाइड बाई 3 √ r। तो अगर आप देख लें रेडियस और एस्केप वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब रेडियस हमारे पास कांस्टेंट होगा। जब भी रेडियस कांस्टेंट होगा तो एस्केप वेलोसिटी और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर आप इधर देख लें
रेडियस हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है 4 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि एस्केप वेलोसिटी भी हमारे पास होगा 4 टाइम्स, क्योंकि रेडियस और एस्केप वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा इधर देखिए, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज हाफ, देन व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। तो इधर दो चीज़ों का जिक्र है, याद रखें डेटा को देखना होगा, बहुत ज़रूरी है ये बात कि डेटा जो क्वेश्चन में गिवन होगा तो वही इक्वेशन आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक रेडियस का जिक्र हुआ और एक इंटेंसिटी का जिक्र हुआ, तो याद रखें उसके मुताबिक इक्वेशन यूज़ करेंगे जो डेटा मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो इधर इंटेंसिटी और रेडियस का जिक्र हुआ, तो इसके वेलोसिटी का इक्वेशन है 2g/√। जी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसका नाम है। जी का नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके दो नाम हैं। अच्छा, और ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ 2 टाइम्स हुआ और इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो गई। तो इधर पुटिंग कर दें, रेडियस को पुट कर दें 2r और इंटेंसिटी को हाफ कर दें, तो ये 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो वही इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब रिमेन द सेम, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो डेटा मेंशन हो रहा है क्वेश्चन में वही डेटा आप लोगों ने इसमें से वो करना है, आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करना है जो डेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो एक्सेलरेशन का जिक्र हुआ, देन द पावर डिलीवर्ड टू द टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो टाइम और इसका हमने रिलेशन वो करना है। तो इधर देखें जो क्वेश्चन में मेंशन हुआ है तो वो आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आप देख लें हमारे पास पावर का फार्मूला है P=F_V, ये पावर का फार्मूला है P=F_V। तो F की जगह पुट कर दें ma और V की जगह पुट कर दें AT, तो A और A क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ A²T। तो अगर आप देख लें एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट और पावर और टाइम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो P और T आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि a raindrop of radius are falling from a certain height h above the ground. The work done by the gravitational force is proportional to। अच्छा वर्क डन की बात कर रहा है। अब जो चीज़ का जिक्र हुआ वो आप लोग इंट्रोड्यूस करते जाएँ। तो इधर आ जाए, वर्क डन की डिफिनीशन आपको पता है कि V = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पुट कर दें mg और मास की जगह पुट कर दें ρV। आपको पता है डेंसिटी के डिफिनीशन से मास पुट कर दिया ρV। और आपको पता है कि जो रेन ड्रॉपलेट होता है वो तो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है स्फेरिकल का 4/3πr³। तो अगर आप देख लें ये वर्क डन और ये रेडियस जो है ये आपस में क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इधर ऑप्शन ढूंढें, तो इसमें है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास m accelerate uniformly from rest to v1 in time t1. The instantaneous power delivered to the body as a function of time t is। अच्छा तो इसमें आप लोग देखें m का जिक्र हुआ, v1 t1 और t का जिक्र भी हुआ। तो जो चीज़ें डेटा गिवन है क्वेश्चन में वो आप लोग उस रिलेशन में इंट्रोड्यूस खामखा करेंगे। तो इधर आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास पावर का फार्मूला है P=F_V, तो F की जगह पुट कर दें ma और V की जगह पुट कर दें AT, और ये हुआ AA हुआ A² और A की जगह पुट कर दें V1²। अच्छा ए की जगह पुट कर दें V1/T1, क्योंकि V1 टाइम गिवन है, V1 इनिशियल गिवन है, T1 इनिशियल टाइम गिवन है इंटू T। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, क्योंकि इसमें मास भी आ गया, V1 भी आ गया, T भी आ गया, T1 भी आ गया, तीन जो डेटा में गिवन है वो सारे आ गए। तो इसमें अगर आप देख लें तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ करेक्ट। अच्छा
इसमें आ जाएं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ थोड़ा सा आ जाएं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। ये यहाँ पर इक्वल मास से लिखा हुआ, ये इक्वल हटा दें, क्योंकि आगे आपको 18 और 12 ग्राम 18 किलोग्राम और 12 किलोग्राम मेंशन है, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ये मिसप्रिंटिंग हुआ है। इक्वल मासेस इक्वल पीसेस नहीं है, ये इक्वल हटा दे, काट दें। ये कह रहा है कि a bomb of 30 kilogram at rest explode into two pieces of masses 18 kilogram and 12 kilogram. The velocity of 18 kilogram of mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other masses. इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। याद रखें, जब भी एक्सप्लोजन होगा या जब भी कोलिजन होगा तो इसमें मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम एक पीस का दूसरे पीस का हमेशा बराबर होगा। तो एक पीस का मास और वेलोसिटी गिवन है, तो इस पीस का मोमेंटम मालूम करें। तो इधर आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में P = mv, तो एक का मास गिवन है 18 किलोग्राम और वेलोसिटी गिवन है 6, तो इधर से एक का मोमेंटम मालूम हुआ। अब पता नहीं इससे आंसर क्या आ जाएगा, इससे मोमेंटम मालूम हुआ। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। अच्छा, दूसरे मास का काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। अब इधर आ जाए, इस पीस का जो मोमेंटम मालूम हुआ वो दूसरे पीस का भी होगा। यस, क्योंकि हर पीस का मोमेंटम जो है वो बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर पीस इज इक्वल टू p²/2m। तो अदर पीस का मोमेंटम और पहले पीस का मोमेंटम बराबर होगा। यस, दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। तो पहले पीस से मैंने मोमेंटम मालूम किया, इधर पुटिंग करें, और दूसरे पीस का मास आपको पता है 12 किलोग्राम, वो इधर पुटिंग करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, अब इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं कि a ball is dropped from a height of 20 centimeter, ball rebounds to height of 10 centimeter. What is the loss of energy? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करना है। तो इसके लिए याद रखें, क्वेश्चन नंबर 32 है ये। यस, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें आप लोग याद रखें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है पोटेंशियल एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इसमें ये जो हाइट आपको नज़र आ रही है, हाइट नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, आप लोग हमेशा याद रखें, ये असल में डिस्प्लेसमेंट है, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इधर से हम एक फार्मूला निकालते हैं, इधर से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाइट, टोटल हाइट माइनस बाउंसिंग हाइट multiplied by 100%. This is the formula for the loss of kinetic energy. Total height minus bouncing height multiplied by 100%. तो अगर आप इधर देखें MCQs में, टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, बाउंसिंग हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब बाउंसिंग हाइट वो इसका हाफ है। तो इधर कोडिंग करें, तो एक h है, दूसरा इसका है h/2, एक h है, दूसरा है h/2। तो h/2 से क्या आ जाएगा, h/2 से h/2 आ जाएगा, और h/2 से ये आ जाएगा 50%। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस 50%, इसमें करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ हॉस पाइप। अच्छा, पाइप इधर मिसिंग है, पाइप वो डाल दें फिर। Water leaves a hose pipe with a velocity v and mass m is the mass per unit length. अच्छा, ये याद रखिए, ये m नहीं है, ये रो है। ये वो कह रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ तो डेंसिटी हुआ, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी के 3 डिफिनीशन है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया का मतलब है 2 डायमेंशनल डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 3 डायमेंशनल डेंसिटी। तो इसका ये मतलब है कि ये लीनियर डेंसिटी के मैंने मास पर यूनिट लेंथ, तो ये रो है। अच्छा, तो ये गलती से यहाँ पर m लिखा हुआ है, ये रो कर दें। अच्छा, यूनिट लेंथ, व्हाट इज़ द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, ये रेट की बात कर रहा है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड। तो ये रेट की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। अच्छा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर टाइम,
तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम। ये वी एच है, वेलोसिटी याद रखें। अच्छा, ये मास की जगह पुट कर दें रो एल डेंसिटी के डिफिनीशन से, क्योंकि डेंसिटी का डिफिनीशन है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास बराबर हुआ रो एल, मास के बराबर। तो मास की जगह रो एल और वी स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइड बाई टी एज इट इज़। अच्छा, अब इधर देखें, ये टी बाई एल जो है लेंथ बाय टाइम, ये तो वेलोसिटी है। हाँ बिल्कुल, तो ये वी और वी क्या हो जाएगा, वी क्यूब। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें है इफ़ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द मास आर 1:2 then the constant centripetal force their velocities should be in the ratio of। तो velocities का रेशो हमने मालूम करना है। अच्छा, तो इस वाइट बोर्ड को मैं मिटा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये तो बहुत ही रफ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाए इधर, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर, ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो इधर से v बराबर हुआ एफ आर डिवाइड बाय एम, तो इधर से शॉर्टकट फार्मूला आ गया v1 बाई v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। तो रेडियस का रेशो है 1:2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं कि इफ़ वी थ्रो a body upward with a velocity of 4 meter per second, at what height does its kinetic energy reduce to half। तो kinetic energy कब हाफ होगा? तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुका हूँ तो कि kinetic energy इज इक्वल टू mgh, यानी ये डिस्प्लेसमेंट और kinetic energy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ये मतलब है कि kinetic energy कब हाफ होगा? जब हाइट हाफ होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हाफ होगा। यानी अगर ये हाफ होगा तो kinetic energy भी हाफ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसमें अगर आप आ जाए यूज़ करें इक्वेशन नंबर 3 2gs इज इक्वल टू वी एस स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो अगर आप देख लें, इसमें ये है 9.8 और ये h हमने मालूम करना है, और इसमें ये फाइनल तो वो ज़ीरो हुआ क्योंकि ऊपर जाकर वो ज़ीरो हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन है कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर से हाइट आ जाएगा 0.8 मीटर, ये टोटल हाइट आ जाएगी। टोटल हाइट मालूम हुआ। जब टोटल हाइट मालूम हुआ, अब वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कब होगा? तो इस हाइट पर तो टोटल काइनेटिक होगा, इसके हाफ हाइट पर हाफ काइनेटिक होगा, तो 0.4 पर हाफ काइनेटिक एनर्जी को, तो 0.4 इसमें आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इफ इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल द एस्केप वेलोसिटी विल बी। तो ये याद रखें कि एस्केप वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसमें आ जाएगा रिमेन द सेम, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आ जाएं। अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडीज। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, सरफेस का जिक्र हुआ, तो सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल तो ज़ीरो हुआ क्योंकि हाइट ज़ीरो है, तो इस वजह से इनिशियल को छोड़ें, हम सिर्फ फाइनल की बात करते हैं। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। और आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर जा रही है अपवर्ड, तो इसमें g का फार्मूला होगा g बाई 1 प्लस h बाई आर। तो इसमें ये r एलसीएम लें तो ये आ जाएगा जी आर डिवाइड बाई आर प्लस एच, ये g का फार्मूला है। ये उधर इक्वेशन 1 में पुटिंग करें तो आ जाएगा एम जी एच एज इट इज़, g की जगह पुट कर दें जी आर डिवाइड बाई आर प्लस एच, तो ये h की जगह 2r पुट कर दें, ये गिवन है।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाइट जो है वो डबल ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो पुट कर दिए जी आर एज इट इज़ और एच की जगह पुट कर दें 2r, तो यह आ जाएगा m2r इंटू जी आर डिवाइड बाई 3r। तो ये क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये r और r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 mgr इज़ द राइट आंसर। दिस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ज़ीरो है, फाइनल ये है, तो इसका चेंज ले लें, माइनस कर दें, यही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये की में थोड़ा सा मिस्टेक है, की में मैंने गिवन ऑप्शन बी मेंशन किया हुआ था, तो वो आप लोग थोड़ी सी करेक्शन कर लें, इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आ जाए। द सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ ट्रेन। The train stops after 80 meter. The speed is double, then the distance will be. तो इसमें याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 53 है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसमें हमारे पास फार्मूला है 2s इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये स्टॉप में फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसमें ये s बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो अगर आप देख लें ये s और वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब है कि अगर v को डबल करो तो डिस्टेंस जो है 4 टाइम होगा। या तो इधर आ जाए, इधर कह रहा है कि इफ़ द स्पीड इज़ डबल, अगर स्पीड डबल होगा तो डिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स, क्योंकि वो स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 55। A body of mass m kg is lifted by a man to a height 1 meter in 30 seconds. Another mass lifts the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them are in the ratio r. तो याद रखें कि वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर पहला 30 सेकेंड है 60 सेकेंड है तो वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टाइम जो है टाइम पे पावर डिपेंड करता है। पावर जो है वो टाइम के साथ इन्वर्सली है। तो अगर हम देख लें वर्क डन इज इक्वल टू पी टी, तो अगर टाइम ज़्यादा होगा पावर कम होगा, अगर टाइम कम होगा पावर ज़्यादा होगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम। तो इसका आ जाएगा 1:1, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 56, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो करूँ। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा MCQs करूँ। तो ये बस ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आप फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल acting on an object displaces it by 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 1 joule, the horizontal component of the force is, horizontal component का मतलब है Fx, तो Fx हमने मालूम करना है, और ये गेन इन kinetic energy के मैंने 1 joule। तो इधर आ जाए, और डिस्प्लेसमेंट भी के मैंने, तो ये क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि गेन इन kinetic एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन बराबर है एफ डी कॉस थीटा। तो और ये जो वर्क डन तो गेन इन kinetic एनर्जी तो 1 जूल है, इधर से डी बाहर निकाल दें, दिया आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये जो डी है ये है 0.4, और एफ कॉस थीटा बराबर है एफ एक्स। तो 0.4 को डिवाइड कर दें, 0.4 डिवाइड हुआ तो 1 ओवर 0.4, तो यह आ जाएगा 2.5 न्यूटन इज़ द एफ एक्स। एफ एक्स हमने मालूम करना था, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप लोग देख लें। इसमें कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा डिस्कशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।